हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 18 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें कि यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। लल्लन टॉप प्रश्न में मैं आप सभी से क्वेश्चन करूँगा और आप सभी को जवाब देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए 18 मार्च के करंट अफेयर को, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यह क्लास पूरी 20 से 22 मिनट की होने वाली है। तो इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में लेजर हथियार ड्रैगन फायर का सफल परीक्षण किसने किया है? ड्रैगन फायर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन ने किया है। ड्रैगन फायर हथियार यह कैसा हथियार है? तो यह लेज़र हथियार है। इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस ड्रैगन फायर का उद्देश्य है लेज़र से मिसाइलों को नष्ट करना, यानी किसी दुश्मन देश के द्वारा अगर ब्रिटेन पर कोई भी मिसाइल भेजा जाता है तो इस ड्रैगन फायर से इस मिसाइल को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। ये हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है ऋषि सुनक। ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कुछ देशों में, कुछ महत्वपूर्ण देशों के वायु रक्षा प्रणाली के बारे में, यानी एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। जैसे रूस में कौन सा वायु रक्षा प्रणाली है? तो S-400 है, या इसे ट्रायम्फ भी कहते हैं। यूएसए में कौन सा वायु रक्षा प्रणाली है? तो थार्ड है। इसराइल का कौन सा है? तो आयरन बीम है। और भारत के द्वारा अभी हाल ही में समर वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। और इसमें कौन सी मिसाइल लगेगी? तो आकाश मिसाइल लगने वाली है। इसमें कौन सी मिसाइल? तो इसमें आकाश मिसाइल लगेगी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और समर का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने किया है। ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। नेक्स्ट, अब आप सभी के लिए प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बताना है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 93 स्थान भारत को मिला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसे ट्राई भी कहते हैं, TRAI। इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि यह एक्ट कब आया था? और इसी एक्ट के माध्यम से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो 1997 में यह एक्ट आया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अनिल लोहाटी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? अनिल लोहाटी बनाए गए हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में झारखंड के नए CM कौन बने हैं? झारखंड के नए CM कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपई सोरेन बने हैं। कौन बने हैं? चंपई सोरेन बने हैं। ये आपको याद रखना है। सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद चर्चा में रहे रेक्जस प्रायद्वीप का संबंध किससे है? अभी हाल ही में रेक्जस प्रायद्वीप पर जो शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो आपको बताना है कि रेक्जस ज्वालामुखी का संबंध किस जगह से है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसलैंड से संबंधित है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। रेक्जस प्रायद्वीप यह कहाँ पर है? यह आइसलैंड के पास है। और इसकी राजधानी अगर पूछें तो आइसलैंड की राजधानी का नाम है रिक्विजिक है। और यहाँ की मुद्रा है क्रोन। अगर बात करें कि रेक्जस प्रायद्वीप यह जो है किस भाग के अंतर्गत आता है, तो यह मध्य अटलांटिक भाग के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इस तरह से हो जाता है उत्तर अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आइसलैंड। यहाँ पे छोटा सा ये आपका आइसलैंड होता है। ठीक है, ये छोटा सा आपका आइसलैंड होता है। यहीं पास में जो है एक द्वीप है, जिसको कहते हैं रेक्जस प्रायद्वीप। और यहीं पर मध्य अटलांटिक भाग है। यहीं पर आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये छोटे छोटे कटक के रूप में बने हैं, यानी कि जो पर्वत का भाग पानी के अंदर डूबा रहता है उसे बोलते हैं कटक। ठीक है, तो ये कटक है। यहीं पर अभी जो है ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, जो कि यह ज्वालामुखी किस भाग के अंतर्गत आता है? तो आइसलैंड के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। आइसलैंड की राजधानी है रिक्जेविक और यहाँ की मुद्रा है क्रोन। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी भूकंप
सुनामी कहाँ आता है? तो यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है, ठीक है, यानी कि प्रशांत महासागर में आता है सबसे ज़्यादा भाग, जो कि आपका हो जाता है जापान के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी आते हैं। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण देशों के कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी, जिनमें से आप सभी का है। पहला देख लेते हैं कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है? तो यह इक्वाडोर में है। कहाँ पे है? तो इक्वाडोर में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह इटली में है। कहाँ पे है? तो इटली में है। इसके बाद अगर देखें माउंट सिनाबुंग कहाँ है? तो यह इंडोनेशिया में है। कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। किलिमंजारो कहाँ पे है? तो यह तंजानिया में है। इसके बाद एटना देखें तो भी एटना कहाँ? इटली में। तो इटली में दो, एक तो विसुवियस और दूसरा एटना, ये दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें कि इंडोनेशिया में कौन से हैं? तो माउंट सिनाबुंग है, और इसके बाद एक और है बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्राकातोआ, ठीक है, क्राकातोआ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्राम्बोली को जो है क्या कहते हैं? ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप। ये कहाँ पर स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ठीक है। आप सभी के लिए अब प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो तमिलनाडु में किया गया था। इसमें जो है शुभंकर क्या रखा गया था? तो इसका शुभंकर था वीर मंगाई जो है शुभंकर था। और अब की बार जब तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था किस क्रम का था? तो 6वें क्रम का था। इसमें सबसे अधिक पदक किसने जीता था? तो महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक जीता था, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु के 4 स्थानों पर किया गया था। इसका शुभंकर था वीर मंगाई, या 6ठे क्रम का इसका आयोजन किया गया था, और सबसे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र ने जीता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न है हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बताना है विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। अगर बात करें कि विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। और यह रामसर कन्वेंशन कहाँ पे है? तो ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में है। रामसर कन्वेंशन अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो विश्व आर्द्रभूमि से संबंधित है, ठीक है। तो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 में रामसर जगह पर एक कन्वेंशन हुआ था जो कि ईरान में है। प्रश्न है हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? तो हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? बता दें तो इसका थीम राज्य हो जाता है गुजरात, ठीक है। कौन सा राज्य है? तो थीम राज्य है गुजरात। अगर पूछे कि 37वें सूरजकुंड के मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो फरीदाबाद, हरियाणा फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। थर्ड प्रश्न है भारतीय सेना संयुक्त अभ्यास लामितीय 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो लामितीय अभ्यास किसके बीच में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेशल्स के बीच में आयोजित होता है। अब देख लेते हैं लामितीय 2024 या जो है इंडिया और सेशल्स के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। अगर बात करें लामितीय अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो सेशल्स में हुआ है। और यह 10 दिन का अभ्यास है, यानी कि यह 10 दिन तक लगातार अभ्यास चलने वाला है भारत और सेशल्स की सेनाओं के बीच में। लामितीय का क्या अर्थ होता है? तो लामितीय का अर्थ होता है दोस्ती। आप देख सकते हैं इसमें जो है भारतीय सेना और सेशल्स की सेना सम्मिलित है। अभी जो है कुछ दिनों पहले कटलैस अभ्यास हुआ था जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। और भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया था? तो INS तीर ने इसमें भाग लिया था। तो बताना है कि कटलैस अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन भी सेशल्स में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो सेशल्स में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें सेशल्स की राजधानी का क्या नाम है, तो सेशल्स की राजधानी का नाम है पोर्ट विक्टोरिया। आपको बहुत हर बार ये प्रश्न में पूछा जाता है, 2 राजधानी, एक तो सेशल्स की राजधानी और दूसरा मॉरिशस की राजधानी। तो इन दोनों की राजधानी आपको याद रखना है, पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स की और पोर्ट लुइस
ये है मॉरिशस की, ठीक है। अगर बात करें कि सेशल्स की लोकेशन क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा और आप समझ जाएंगे। ये आपका हो जाता है ये आपका हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप, ये अपना प्यारा भारत हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है मेडागास्कर, और यहीं पे जस्ट पास में सेशल्स और मॉरिशस दोनों देश स्थित हैं, ठीक है। तो देखेंगे आप हिंद महासागर में सेशल्स और आपके मॉरिशस, ये दोनों देश कहाँ पे स्थित हैं, तो हिंद महासागर में स्थित है। दोनों की लोकेशन कुछ इस जगह पे है। अब देख लेते हैं कुछ अभ्यास जो कि ऑप्शन में दिए गए थे, उन्हीं से संबंधित हैं कि धर्म गार्जियन अभ्यास धर्म गार्जियन और सहयोग काइजन यह किसके बीच में होता है, तो यह इंडिया और जापान के बीच में होता है, ठीक है। इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्जियन और सहयोग काइजन अभ्यास होता है। गरुड़ अभ्यास किसके बीच में होता है, ये आप सभी को बताना है। गरुड़ अभ्यास होता है इंडिया प्लस इंडोनेशिया के बीच में। मित्र शक्ति और सिलेनेक्स अभ्यास किसके बीच में होता है, तो ये दोनों अभ्यास होता है इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में, ठीक है। आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ रुपए के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में रखा गया है, ठीक है। तो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है। यहीं पर पीएम मोदी जी के द्वारा 27,000 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, तो भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, तो INS संधायक है। कौन सा है, INS संधायक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा प्रश्न, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, प्रसार भारती का अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल जी को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। प्रसार भारती या इसे PB कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। प्रसार भारती में शामिल क्या है, तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, ये दोनों शामिल है, प्रसार भारती के अंतर्गत ये शामिल है, ठीक है। तो प्रसार भारती का अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया है, तो नवनीत कुमार सहगल जी को बनाया गया है। ये आप उनकी चित्र भी देख सकते हैं। अगर बात करें कि अभी जो है प्रसार भारती के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा PB शब्द लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, NCSC के अध्यक्ष, अभी मैंने कल के क्लास में पढ़ाया था, NCSC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये आपको बताना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन में भी दिया गया था, किशोर मकवाना जी को जो है NCSC का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है किशोर मकवाना जी को। प्रश्न आप सभी के लिए है, हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसे हीट कहते हैं, का सफल परीक्षण किया है, तो आपको बताना है कि DRDO के द्वारा हीट का सफल परीक्षण किया गया है। तो इस हीट का क्या नाम है, अभ्यास, यानी बलि का बकरा जिसे कहते हैं, यानी कि किसी पर परीक्षण करने से पहले भारत खुद टेस्टिंग किया है कि हमारी मिसाइल जो है दुश्मन को अच्छी तरह से नेस्तनाबूद कर सकती है। तो उसके लिए एक छोटा सा टारगेट भारत के द्वारा बनाया गया था, तो उसी टारगेट का नाम रखा गया था अभ्यास। और भारत के द्वारा एक मिसाइल छोड़ा गया था, और इस अभ्यास नाम के जिस टारगेट को सेट किया गया था, इसे जो है भारतीय मिसाइल ने नेस्तनाबूद कर दिया है, ठीक है। तो DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अभ्यास का किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ रखे हैं, तो हैदराबाद में रखा गया है जी किशन रेड्डी जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, यानी UCC को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा UK यानी उत्तराखंड है। अगर बात करें कि आज़ादी से पहले किस राज्य में UCC यानी UCC कहाँ लागू था, तो लागू था आपका गोवा में, ठीक है। तो गोवा में कोई भी संविधान संशोधन करके गोवा में समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया गया है। यहाँ पे पुर्तगालियों का अधिकार था, तो हमने पुर्तगालियों को भगा दिया 1961 में, और उसी के बाद से ही वहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू था पुर्तगालियों के समय से, तो वैसे अभी तक लागू चला आया है, ठीक है। तो भारत में पहली बार
इस विधेयक पारित करके जो है किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया गया है? तो उत्तराखंड में लागू किया गया है। समान नागरिक संहिता से संबंधित अगर पूछे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है तो 44 है। समान का मतलब हो जाएगा 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी, ऐसे याद करेंगे। तो समान नागरिक संहिता के लिए 44 अनुच्छेद है। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? तो वैकल्पिक यानी विकल्प के तौर पर किस ऑटो ईंधन का प्रयोग किया गया है? तो इथेनॉल 100 का प्रयोग किया गया है। अगर बात करें कि इसको लॉन्च किसने किया है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो इथेनॉल 100 यह विकसित किसने किया है? तो इंडियन ऑयल ने विकसित किया है। यह एक वैकल्पिक ऑटो ईंधन है। ठीक है, यह कैसा है? तो यह एक वैकल्पिक ऑटो ईंधन है। इसे लॉन्च किसने किया है? तो पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप पुरी जी ने इसको लॉन्च किया है और इसे 5 राज्यों में लॉन्च किया गया है। पहले तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु। ये आपको फिगर में भी देख सकते हैं। ये हैं आपके हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल युद्ध पुरस्कार किसे मिला है? तो जल युद्ध पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। किसे दिया गया है? नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया था? तो शुभंकर लॉन्च किया गया था अष्टलक्ष्मी। कौन सा शुभंकर? अष्टलक्ष्मी लॉन्च किया गया था। इसमें पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है। ये भी साथ में याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। प्रश्न है, हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए PAC मिशन किसने लॉन्च किया है? तो वायुमंडल और इसके बाद महासागरों का अध्ययन करने के लिए PAC मिशन किसने लॉन्च किया है? तो USA ने लॉन्च किया है। USA की कौन सी एजेंसी ने? स्पेस एजेंसी, तो नासा ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। छठा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। LNG बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड नेचुरल गैस यानी द्रवित प्राकृतिक गैस। यह देश की पहली है और यह कहाँ पर लॉन्च की गई है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? CM एकनाथ शिंदे जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आप देख सकते हैं। देश का पहला LNGC बस कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। ये आपको याद रखना है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो आपको बताना है कि सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेबी। ठीक है, किसने किया है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा पहल लॉन्च किया गया है? सारथी पहल लॉन्च किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो द हेग में इसका मुख्यालय है। ये आपको याद रखना है। ठीक, कहाँ पे है? द हेग में है। और इसमें जो है कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारत की तरफ से इसमें कौन है अभी न्यायाधीश? तो दलबीर सिंह भंडारी हैं। कौन है? दलबीर सिंह भंडारी है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है अभी हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवाब सलाफ को। किसे? नवाब सलाफ को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। भारत की तरफ से इसमें कौन है? दलबीर सिंह भंडारी हैं। और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग में है। प्रश्न है, हाल ही में चर्चाओं में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? यह क्वेश्चन अभी BPSC बिहार में भी पूछा गया था, जो कि अभी 16 तारीख को एग्जाम था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रहा CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किस रोग से है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 मार्च को। ये देख सकते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे को वैक्सीन यानी कि
सुई लगाई जा रही है। और अगर बात करें कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो 16 मार्च को किया जाता है। ठीक है, देखो कितने ध्यान से देख रहा है, इसको दर्द भी नहीं हो रहा है और हम सब होते हैं कि चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेशनल वैक्सीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो 16 मार्च को किया जाता है। क्यों ही 16 मार्च को किया जाता है? क्योंकि 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था। इसके माध्यम से ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे ओपीवी कहते हैं, शुरू किया गया था। यानी कि ओरल मतलब होता है मौखिक रूप से जो मुंह के अंदर डाला जाए उसे ओरल बोलते हैं। ठीक है, तो मुंह के माध्यम से इसमें दवाई डाली जाती थी, तब से जो है सुई बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है 2 बूंद जिंदगी की शुरू की गई थी 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों के लिए। तो फिर पहले सुई के माध्यम से जो है वैक्सीन लगाई जाती थी पोलियो की, फिर उसके बाद जो है 1995 के बाद से आपका ओरल जो है पोलियो वैक्सीन शुरू कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो 16 मार्च को किया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? टीके सभी के लिए काम करते हैं, यह इसकी थीम रखी गई है। और 2014 में भारत को जो है पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया है। यानी कि किसी भी देश में अगर कोई रोग कंटिन्यूअस 3 साल नहीं मिलता है तो WHO के द्वारा उस देश को उस रोग से फ्री घोषित कर दिया जाता है। तो भारत में जो है 2014 के बाद कोई मतलब 2014 तक कोई भी पोलियो का रोग नहीं मिला है, तो इसे पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। आप सभी के लिए प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अहलाद मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? अहलाद मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है UAE में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो महिलाओं को जो है स्टेम में बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है। स्वाति स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस, T से आपका हो जाएगा टेक, E से हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग, M से हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो इन सभी क्षेत्र में जो है महिलाओं को बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो वाशिंगटन DC में हुई है। कहाँ पर हुई है? वाशिंगटन DC में हुई है। और वाशिंगटन DC किस देश की राजधानी है? तो USA की राजधानी है। ठीक है, 8वां प्रश्न हमारा, हाल ही में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रतन टाटा जी को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में देख सकते हैं। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? लीजेंड रतन टाटा जी को दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि परोपकारी योगदान के लिए इनकी जितनी इनकम है, यानी कि जितना भी इनका इनकम है उससे अधिक ये जो है क्या करते हैं, दान कर देते हैं अपने इनकम का। ठीक है, तो ये हैं रतन टाटा। कौन है? तो लीजेंड रतन टाटा जी हैं। इन्हें जो है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न है, भी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, MS स्वामीनाथन है, PV नरसिम्हा राव हैं और चौधरी चरण सिंह जी हैं। तो PV नरसिम्हा मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? रतन टाटा जी को दिया गया है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में भी दिया गया था क्रिस्टीना पिज़कोवा, ये कौन है? तो ये 71वीं मिस वर्ल्ड है। कौन है? 71वें क्रम की मिस यूनिवर्स है। मिस यूनिवर्स है ये, सॉरी मिस वर्ल्ड है। कौन है? मिस वर्ल्ड है। ये आपको याद रखना है। तो 71वें क्रम की मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना पिज़कोवा बनी है। और ये किस देश की हैं? तो ये चेक रिपब्लिक की हैं। किस देश की हैं? चेक रिपब्लिक की हैं। रिकेन यामामोटा, ये कौन है? रिकेन यामामोटा, इन्हें जो है प्रित्जर वास्तुकला का जो है सम्मान दिया गया है। प्रित्जर अवार्ड किसे दिया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रिकेन यामामोटा को दिया गया है। और ये किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं। कहाँ के हैं? तो ये जापान के हैं। एक बहुत बार अवार्ड पूछा जाता है, चमेली देवी अवार्ड, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चमेली देवी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो महिला मीडिया पर्सन के लिए, महिलाओं को जो है, जो महिला आपके मीडिया में होती हैं उसके लिए जो है महिलाओं को चमेली देवी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? महिला मीडिया पर्सन से संबंधित हो जाएगा। इस बार जो है किसे दिया गया है? तो इस बार चमेली देवी अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है। एक तो दिया गया है ग्रीष्मा ठाकुर को। किसे दिया गया है? ग्रीष्मा ठाकुर को। और इसके बाद दूसरे किसे दिया गया है? किस महिला को? तो रितिका चौधरी को। किसे दिया गया है? तो
रितिका चौधरी को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, रितिका चौधरी और ग्रीष्मा ठाकुर, इन दोनों को चमेली देवी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो महिला मीडिया पर्सन से संबंधित है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। और यह आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय और साथ में हार्टफुलनेस फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो है सर्वधर्म समभाव की भावना दिखाई गई है, यानी कि सभी धर्म एक साथ रह सकते हैं। और थीम क्या रखा गया है, तो 2024 में वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव का थीम रखा गया है आंतरिक शांति से विश्व शांति। यानी अगर शांति लाना है तो सबसे पहले हमें अपने आंतरिक भाव में, यानी कि हमें अंतरात्मा से पहले शांति होना होगा, फिर इसके बाद विश्व शांति हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आज का आखिरी प्रश्न रहेगा। पहले आप सभी के लिए 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। तो 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीस के प्रधानमंत्री हमारे 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि बने थे। हाल ही में 98वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो अब की बार 98वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। एक तो दिया गया है श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है, और इसके बाद गुलजार साहब को दिया गया है। ये भी याद रखना है। ठीक है, किसे दिया गया है, तो 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य जी को दिया गया है और गुलजार जी को दिया गया है। रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है, जबकि गुलजार जी को उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। प्रश्न है, हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोच्चि हवाई अड्डे पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो BPCL के द्वारा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतल देवी। अभी हाल ही में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 7 चरणों में चुनाव होने को निर्धारित कर दिया गया है। यानी कि पहला चरण कब शुरू हो जाएगा, तो पहला चरण शुरू होगा 19 अप्रैल से। ठीक है, 19 अप्रैल से जो है पहला चरण शुरू होगा, और इसके बाद 1 जून को, ठीक है, 1 जून को जो है लास्ट चरण यानी कि 7वां चरण होगा। और रिजल्ट कब आएगा, तो 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा कि कौन हमारे देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन हमारे देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसका जो है फैसला कब होगा, तो 4 जून को होगा। आखिरी चरण 1 जून को है, और स्टार्ट कब से होगा पहला चरण, तो 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि आचार संहिता कब लागू कर दिया गया है, तो 16 मार्च से ही आचार संहिता लागू कर दिया गया है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए चुनाव के परिणाम के लिए दिव्यांग लोगों को वोट डालने के लिए जो है प्रेरित किया गया है। किसके माध्यम से, तो नेशनल आइकन के माध्यम से शीतल देवी को जो है अब की बार दिव्यांग लोगों के लिए नेशनल आइकन घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शीतल देवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन है। तो शीतल देवी का संबंध है जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ क्षेत्र से ये संबंधित है। ये पैरा तीरंदाज हैं, और अभी हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शीतल देवी एक दिव्यांग प्लेयर होने के बावजूद इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, और इसके लिए इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसीलिए जो है इन्हें अब की बार ECI ने दिव्यांग लोगों के लिए नेशनल आइकन घोषित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ECI के बारे में, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में है, तो 324 आर्टिकल में है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, और पहली महिला रमा देवी थी। और वर्तमान में कौन चुनाव आयुक्त हैं, तो राजीव कुमार हैं।
और अभी हाल ही में 2 अन्य चुनाव आयुक्त घोषित किए जाते हैं, यानी कि ईसीआई के द्वारा एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं कौन कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है और सुखविंदर सिंह संधू है। तो इन दोनों को भी याद रखना है क्योंकि इन दोनों की नियुक्ति भी हाल ही में की गई है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम अपने 10 क्वेश्चन साथ में ललन टॉप प्रश्न और व्याख्या पूरी चित्र के माध्यम से सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।